बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। जय हिंद साथियों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिसका कि आज डर था वही हुआ। आज सुबह जब 7 बजे करीब जंतर मंतर से, जहां शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन होता, अनशन हो रहा था, वहां पे दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश पे अनशन कर रहे परम आदरणीय शिक्षाविद, वैज्ञानिक, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ये कह करके कि इनके स्वास्थ्य की जांच करानी है, स्वास्थ्य का हवाला दे करके। हम सब जानते हैं कि यहाँ बात स्वास्थ्य की नहीं है, बात किसी और चीज़ की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है सरकार को, उनको चिंता खुद की है, खुद की कुर्सी की है। ये भारत का एक आम बच्चा बच्चा जानता है कि उसके पीछे की मंशा क्या है। सबको पता है कि 20 जुलाई से जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था, यानी कि परसों से, तो उसके लिए संसद का घेराव होना था। उससे पहले ही सरकार ने उनको वहाँ से हटा दिया, ले गया, वहाँ से डिटेन कर लिया, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया ताकि इस धरने को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए, सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और फिर ये आगे ना चल पाया, लोगों के पास जन जन तक नहीं पहुँच पाए। मगर होता क्या है ना कि यहाँ आप किसी चीज़ को जितना दबाते हो ना, उतना और भड़कता है। सरकार उसको अनशन पे ले गई, उनको ले गई हिरासत में, सोनम वांगचुक जी को, और उसके बाद ये उसका जो सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उन्होंने कह दिया कि अब हम अनशन करेंगे। अब उन्होंने एक तरह से भूख हड़ताल शुरू कर दी है, अनशन शुरू कर दिया है। तो यही है। और एक भारतीय होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते मैं दुख को महसूस कर पा रहा हूँ। आखिर सोनम वांगचुक के या सीजेपी के जो भी है, उसकी मांग क्या है? बस इतनी ही तो मांग है कि शिक्षा मंत्री जो है अपना इस्तीफा दे दे, सरकार जो है सही से काम करे, सही से परीक्षा करवाए, परीक्षा के धांधली को रोके। आखिर इसमें इतना ईगो हर्ट क्यों हो रहा है किसी का भाई? सरकार को क्यों लग रहा है कि वो उनके ईगो के खिलाफ है? आखिर वो व्यक्ति से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है सरकार? उनको अपने कैबिनेट से क्यों नहीं उनको हटा पा रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? उस 22 जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, नीट एग्जाम के जो परीक्षार्थी थे, उसके उस 22 लोगों की जान की जवाबदेही कौन लेगा? आखिर किसी को तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी ना। मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है देश में। कोई किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं ले रहा, बस सबको क्रेडिट लेना है किसी चीज़ का, कुछ अच्छा हो जाए उसका क्रेडिट ले लेना है। आखिर कैसे कब तक चलेगा? अरे आप उनको अब कैबिनेट से नहीं हटा सकते, अब उनका पोर्टफोलियो बदल दीजिए, क्या दिक्कत है इसे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जब नहीं रहेंगे तो इस देश का शिक्षा वो क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री का पद ही खत्म हो जाएगा उनके चले जाने से।
जब बीजेपी जब गवर्नमेंट में नहीं रहेगी तो शिक्षा ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। फिर इतना क्यों? किस बात का घमंड है भाई? आप इस देश के चुने हुए लोगों के द्वारा प्रतिनिधि है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे किंगडम नहीं है कि आप किसी किसी सुल्तान के औलाद नहीं, किसी राजा के बेटे नहीं है कि आप है तो आपका वंशानुगत चलता रहेगा। जनता ने बैठाया है तो जनता आपको उतार भी सकती है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं, इतनी छोटी सी बात को? और हमें बहुत ताज्जुब होता है कि लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पे भी सरकार को डिफेंड करते हैं। भाई तुम्हारा ज़मीर कितना मर गया हुआ हमको समझ में नहीं आता है। तुम एक पार्टी के वोटर हो सकते हो, समर्थक हो सकते हो, वहां तक चलता है, लेकिन तुम दलाली कब से करने लगे बे? उसके तुम प्रवक्ता क्या बन जाते हो, हर चीज को सही साबित क्या कर देते हो? तुम एक इस देश के नागरिक भी हो, ये बात क्यों भूल जाते हो? सच को सच और गलत को गलत कहने में आखिर तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है, वो समझ में नहीं आता है। सब चीज पे डिपेंड नहीं किया जाता है। और इसके आड़ में लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। सरकार सुन लेती तो सबको, किसी को आने का मौका नहीं मिलता। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुणाल कामरा आ गया तो अरुंधति राय आ गया, सब एंटी नेशनल है, ये है वो है, तो भगवान को बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो वो जो कुणाल कामरा, भाई कुणाल कामरा वो कॉमेडियन है। तो कॉमेडियन क्या होता है, वो राइमिंग कोई चीज़ खोजता है, सिंपल सी बात है। उसने बोल दिया कि सीता के पति के नाम पर लोग नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो इसको इतना क्यों बढ़ा चढ़ा के पेश करना है भाई? मतलब इससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंच गया। जब कार्यक्रम होता है हाउस में, हनुमान जी का पुतला लगाकर उसके सामने नचवा रहे हो, तो वहां से तुम्हारा आस्था नहीं ठेस पहुंचा है। जो ये गाना लिखा था कि जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो जो लिखे और जो गाए, तब उसमें ठेस नहीं पहुंचा। भाई तुम कब से इतने बड़े हो गए कि तुम राम को लाए हो? तो इतने बड़े हो गए कि तुम राम को लाओगे? राम से तुम बड़े हो गए हो। उस समय आहत नहीं हुआ। उस समय आहत नहीं हुआ जब राम जी का फोटो को छोटा कर दिया गया, प्रधानमंत्री के फोटो को बड़ा करके हाथ से ले जा रहे हैं उसे, और उसको सब तरफ दिखाया गया, उसका प्रदर्शन किया गया। उस समय भावना आहत नहीं हुई। कुणाल कामरा की सबसे भावना आहत हो गई। मतलब जो जरूरी मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है, उसको छुपा करके जो 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 फालतू का चीज़ है उसको प्रोपगेट करना है। तो कोई वो अल्लाह वाला काट के चला रहा है, कोई प्रोफेसर है उनका बात का कि सीजी प्रोटेस्ट में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। वो एक सियासत के खिलाफ का जो वो नज्म है उसको गाया गया। तो चूंकि वो जो नज्म के जो लेखक हैं फैज़ अहमद फैज़, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है और इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो स्वाभाविक है अगर वो पाकिस्तान में कोई लेखक उस चीज़ को लिखेगा तो वो अल्लाह को ही सर्वोपरि मानेगा और खुदा को ही सर्वोपरि मानेगा। तो उसको लेकर के वो बता रहा है कि नहीं, तुम रहोगे या नहीं रहोगे, बस अल्लाह रहेगा और अल्लाह एक है, चाहे जो नेक है जो भी रहे। सरकार वो उससे सवाल पूछ रहा है, उस नज़्म को पूरा पढ़ने से पता चलेगा कि आपको वो सरकार से सवाल पूछ रही है, न कि वो किसी को प्रोपगेट कर रही है। और कबीरदास भी तो कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह राम रहीम एक है। कौन नहीं कहता है? तो कबीरदास इंटरनेशनल है। महात्मा गांधी जो गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
तो वो एंटी नेशनल हो गए महात्मा गांधी, वो एंटी हिंदू हो गए। मतलब कि जो मतलब साफ जो लगता है ना कि दिमाग है नहीं, क्या बेफिजूल का सब तर्क देता है ना, समझ में नहीं आता है। किसी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कट कर लेना है, बिना उस पर जाने सोचे पढ़े, उस पर रिसर्च किए, उसका क्रॉस चेकिंग किए, उसको प्रोपगेट कर देना है और मेन मुद्दा को भटका देना है। यही चल रहा है। और मतलब कुछ लोग तो इतने बेहाया निहायते गिरे हुए लोग हैं, जो सोनम वांगचुक तक को देशद्रोही कर रहा है, तो इसका चीन से फंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, वो इंसान ना जैकेट जो बना करके दिया है ठंड से बचने के लिए, उसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी कर रही है और इंडियन आर्मी करती है। उससे भी भरे तुम देशभक्त हो गए हो, और उसको तुम वो कह रहे हो कि चीन से फंडिंग होता है, ये होता है, और देशभक्त नहीं है। उस इंसान का टैलेंट को पूरा दुनिया सलाम करता है। जल की समस्या से निजात पाने के लिए जो लद्दाख में क्या हुआ, लद्दाख का एक एक लोग जानता है वहाँ पे। हम किस भारत में जी रहे हैं हम, कितना वो हो गया हुआ है, स्थिति खराब हो चुका है। मतलब लोग कितने मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है। अभी हम आज देखें तो पता चल रहा है कि इसरो के 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जब देश सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इसरो के वैज्ञानिक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको फैसिलिटी सही से नहीं मिल पा रही है। आखिर सरकार को इतना चीज़ करने के लिए है और इसरो के लिए नहीं है फंडिंग। फालतू चीज़ करने के लिए है, नेता खरीद फरोख्त करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, घूमने के लिए विदेश। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए नहीं है इस देश के पास संसाधन। संसाधन का रोना रोना है। और जो लोग चुप है ना, उनसे मेरा यही कहना है कि वक्त वक्त की बात है, एक वक्त आपका भी आएगा। आज आपको सब कुछ सही लग रहा है ना, तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल पूछेंगी ना कि जब इस देश में सब कुछ, इतना सब कुछ गलत हो रहा था, उस समय आप क्या कह रहे थे, तो फिर आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। जब सरकार, जब आपकी पीढ़ी आपसे से सवाल करेगी कि आपने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया, उस समय फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय गर्दन झुकाने के। इंसान हो तो इंसान बनो, सिर्फ होमो सैपियंस बन के मत रह जाओ। आपके अंदर चेतना होनी चाहिए, सही गलत का फ़र्क होना चाहिए, कहाँ किस चीज़ को कितना कहना है, किस चीज़ के बारे में उसकी समझ होनी चाहिए। कोई कुछ कह दे उस पर हमको सीधे सुन के भाग नहीं जाना है, इसकी समझ होना चाहिए। उसको खुद से भी जानना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। अफवाहों को सच नहीं मानना चाहिए। यहाँ अफवाह को लोग हकीकत और हकीकत को अफवाह मान ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्वतंत्र मुल्क में पैदा हुए हैं, आप आज़ाद जन्म लिए हैं, आज़ाद रहिए अपने विचार से, अपने कर्म से, अपने मन से। आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के, नहीं किसी नेता के। सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। अपने कम से कम अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए। हमें नहीं कह रहे कि आप सरकार के सब चीज़ में आलोचना ही कीजिए। जो सरकार अच्छा करती है उसको 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 बताइए लोगों को। लेकिन जो चीज़ गलत है उसमें एकदम उसका डिफेंड मत कीजिए, गलत को गलत भी कहिए। लोग डिफेंड करने लग जाता है। भाई तुम वोटर हो, तुम उसके एक्टिविस्ट नहीं हो।
तुम उसके स्पोक्समैन नहीं हो, स्पोक्समैन बन जाते हो, अब बैटिंग करने लगते हो, वो चीज़ सही नहीं है। बस यही कहेंगे कि सरकार जो है बहुत बहरी हो चुकी है, और सरकार तो बहरी हो ही चुकी है, लेकिन हमको लगता है ना उसके साथ साथ जो विपक्ष है ना इस देश का, वो उससे ज़्यादा बहरी हो चुकी है। उसकी भी आत्मा, अंतरात्मा सब जो है ना ख़त्म हो चुका है। वरना इतना बढ़िया ही मौका था सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को गिरने का। जब सारा विपक्षी पार्टी, देश का सारा विपक्षी पार्टी एक होकर के, एकजुट होकर के एक मंच पे आ जाता, तो सरकार की इतनी हिम्मत है क्या उस बात को नहीं सुनते? क्या वो प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगता? लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी कोई, कल कोई ये जा रहा है, कल वो जा रहा है, परसों वो जा रहा है, टुकड़ों में बटा हुआ है। अरे आए ना, सब नेता प्रतिपक्ष आए, उनके साथ के जो सांसद सब है वो आए, कुछ कांग्रेस के, कुछ सपा के, कुछ आरजेडी के, और भी जहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी के जो सांसद है, विधायक है, करे उनके साथ अनशन, करे वहाँ पे प्रदर्शन, रहे वहाँ से जाए नहीं। सरकार कैसे नहीं सुनेगी भाई? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है नहीं, किंगडमशिप थोड़ी है। सरकार इतनी तानाशाह हो जाएगी, लेकिन नहीं। तो पक्ष तो खैर, सत्ता पक्ष का तो खैर कहानी खत्म ही है, लेकिन उससे ज़्यादा खत्म है इसका विपक्ष का। इसका पता नहीं क्या मरा हुआ है, कौन सोच देता है, कौन इसको बुद्धि नहीं दे रहा है कि जा करके उसमें शामिल हो। 2029 का जब चुनाव आएगा, जब बिगुल बजेगा, तब जा करके आप देश के मुद्दों को आप आइडियलाइज करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे। अभी नहीं है, चुनाव में अभी 2.5-3 साल बचे, तो अभी आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जो देश का जो मुद्दा है उस पर अब एक साथ सब लोग एक मंच पे आए। आना चाहिए था ना देश के सारे विपक्षी को एक मंच पे। नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में सवाल ले रहे हैं लोगों से। अरे वो बाद में भी हो जाएगा, पहले ये जरूरी है सोनम वांगचुक के साथ खड़े होने का, वहाँ के लोगों के साथ खड़े होने का, उन छात्रों के साथ खड़े होने का। वहाँ पे 20 से 25 सांसद अगर एक साथ धरना करने लग जाए वहाँ पे, अलग अलग पार्टी के, कल होके सरकार सुनेगी, कल होके इस्तीफा देने में मजबूर करेगी प्रधान को। लेकिन नहीं, कल वो ही जा रहा है, कल एक दिन केजरीवाल जी जा रहे हैं, एक दिन अखिलेश जा रहे हैं, तो दूसरे दिन कांग्रेस के पवन खेरा, तो कौन कौन जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। 1857 की क्रांति की तरह हो गया है कि वहाँ से वो लड़ रहा है, वहाँ से वो लड़ रहा है, एकजुट कोई नहीं है, टुकड़ों में बट गया हुआ है। और कितना जरूरी बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, मतलब कि सौरभ द्विवेदी उनसे पूछ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का अगर वो 9 मिनट का इंटरव्यू आप सबने कहीं देखा ही होगा, तो उसमें पूछ रहे हैं सौरभ द्विवेदी जी कि इससे क्या होगा। कितना बेहतरीन जवाब देते सोनम कि कम से कम इससे क्या होगी, जवाबदेही तय होगी। वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी चिंतित है कि अगर, सीधा कहते हैं कि अगर जो कम मार्क्स लाने वाला लड़का कल होकर के डॉक्टर बन जाएगा, वो आपके बच्चों को कैसे इलाज करेगा? कितना बाजी बात कर रहे हैं वो ऐसा इंजीनियर जो कम मार्क्स पे गया है, धोखे से चीटिंग करके गया है, वो कल होकर आपका घर बनाएगा, पुल बनाएगा, गिर जाएगा, इसमें आपके बच्चों की जान। कितना मतलब कि लॉजिकल और कितना प्रामाणिक बात बोल रहे हैं वो, जवाबदेही तय करने की तो बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा कौन सा वो एगो सोलर सिस्टम का एगो प्लेनेट मांग लिए हैं सरकार से कि नहीं नहीं ये हमको दे दीजिए, या को मंत्रिमंडल दे दीजिए हमको ये? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रहे भाई? और आप नहीं बदल, आप उनको पोर्टफोलियो बदल दीजिए। आप उनको कैबिनेट से बाहर नहीं करना चाहते, समझ में आता, आप उनका पोर्टफोलियो बदल दीजिए ना, लेकिन किसी को तो बना लीजिए शिक्षा मंत्री और अकाउंटेबिलिटी सेट कर लीजिए।
कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। और मैं सबसे एक जेन्युइन और वाजिब सवाल है, अपने आत्मा पे हाथ रखे कहिए, पहले के समय का जो शिक्षा पद्धति थी, जो एजुकेशन थी, जो लोगों की जानकारी थी, और आज के लोगों की जानकारी में इतना अंतर क्यों है? आज भी ऐसा महसूस होता है जो पहले से जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन हुए हैं उनकी जानकारी अभी के जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके तुलना में ज़्यादा है। आखिर क्यों? पहले तो इतना संसाधन भी नहीं था, पहले तो एआई भी नहीं था, पहले तो इतने ऑनलाइन सिस्टम्स भी नहीं थे, फिर भी उनकी जानकारी इस पीढ़ी की जानकारी से ज़्यादा कैसे है? आज एक ग्रेजुएट लड़का सही से एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है। आज एक इतिहास से स्नातक किया हुआ बहुत सारा ऐसा लड़का है, स्टूडेंट्स हैं, जिसको राष्ट्रवाद का मतलब नहीं पता है, जिसको साम्राज्यवाद का मतलब नहीं पता है, जिसको उपनिवेशवाद क्या होता है वो नहीं पता, जिसको पुनर्जागरण नहीं पता है। आखिर भला इसे कैसे काम चलेगा? अब कोई भूगोल के विद्यार्थी होकर के, ग्रेजुएट होकर के, उसको समुद्र और महासागर में अंतर नहीं पता चलेगा, सागर में अंतर नहीं पता चलेगा, उसको पर्वत पहाड़ और पठार तीनों एक ही लगेगा, तो ये चिंता के विषय नहीं है। ये चिंता के विषय है कि नहीं है, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो लड़का या वो सिस्टम? आखिर अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी ना। कौन तय करेगा ये? हाँ, बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो गए हुए हैं भूगोल से, लेकिन उनको नहीं, वो हमको नहीं लगता कि 28 राज्य का और 7 यूनियन टेरिटरी का नाम वो सही सही लिख पाएंगे, और उसकी राजधानी के साथ। और चीज़ छोड़ दीजिए, उसको मौसम में और जलवायु में अंतर नहीं पता है, अक्षांश और देशांतर में नहीं पता चलता था अंतर। उसके लिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा सब एक ही है। बहुत हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, बहुत कमज़ोर हो गई। आप इसको मानिए नहीं मानिए, बहुत ही कमज़ोर हो गई है। शिक्षा का बजट तो बढ़ नहीं रहा है किसी साल, शिक्षा का बजट तो कम होते जा रहा है। स्थिति तो होगा ही, जवाबदेही तो कोई तय कर नहीं रहा है। किसी भी वीडियो सीईओ के पास इतना समय है नहीं कि वो जा कर के स्कूलों का निरीक्षण करें। बस यहाँ सरकार का काम हो गया हुआ है, बस बिल्डिंग बनवाना, बिल्डिंग बनवा दो, बिल्डिंग बनवाने को ही शिक्षा का विकास समझते हैं। अरे बिल्डिंग मत बनवाइए, जो बिल्डिंग है उसी को दुरुस्त करवाइए, और टीचर्स को देखिए कि वो पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, उसको सही प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, उसको सही प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। जब बहाली लीजिए तो उसका एक क्राइटेरिया, सही क्राइटेरिया रखिए। बीएड का क्या है, कोई भी बीएड की डिग्री खरीद ले रहा है, 2 साल पढ़ रहा है कहीं, बीएड कर ले रहा है अपना प्राइवेट से, जिसके पास पैसा है बीएड कर ले रहा है, बस वो जा करके एग्जाम दे रहा है।
बहुत है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ का अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा ना, नहीं सुधरा, तो विश्व गुरु बस हम अपने कहने के लिए ही रह जाएंगे। खुद से कहेंगे, अपने नहीं तो अपने मियाँ मुँह मिट्ठू करना, पता नहीं क्या है वो वही। हमारा एक भी यूनिवर्सिटी टॉप, दुनिया का टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन हम विश्व गुरु खुद को कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेहियात बात है ये। विश्व गुरु कहने से नहीं होता है। और हमेशा एक भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं जो दुनिया उसको घर घर यूज़ करे। दुनिया सॉरी, भारत का ही कोई सा प्रोडक्ट नहीं है जो भारत के हर घर में यूज़ होता होगा। आखिर क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? आज क्यों जो इंडिया का जो बेस्ट ब्रेन है वो बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा है? एक तो ऐसे ही यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोगों की कमी है, जो लोग हैं वो चल जा रहे हैं बाहर। कहीं ना कहीं सिस्टम में तो दोष ज़रूर है, कहीं तो फॉल्ट ज़रूर है, जिसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं। जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसमें हम इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे? जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बस यही कहेंगे कि धर्म के आड़ में सब कुछ मत बेचिए। धर्म को धर्म तक ही सीमित रहने दीजिए। धर्म इंसान का व्यक्तिगत होता है, उसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं। धर्म की कोई राजनीति नहीं होती है, लेकिन राजनीति का एक अपना धर्म होता है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग राजनीति का धर्म छोड़ करके धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। इंसान है, इंसान बनिए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। इतिहास कभी भी तलवार चाटने वालों का नहीं लिखा गया है, बगावत करने वालों का ही लिखा गया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सोनम वांगचुक सर को रिहा किया जाए और उनकी मांगों को सुना जाए। शिक्षा मंत्री अपना रिकॉग्निशन लेटर खुद दे दे सम्मान के साथ, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई भी धांधली नहीं होगी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। आज बिहार का कोई भी एग्जाम, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पेपर लीक ना होता हो। सरकार बोलते है कि हम मोबाइल नहीं लेने देते हैं, ये नहीं ले जाने देते, वो नहीं ले जाने देते, फिर एग्ज़ाम्स हॉल से निकलने के घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? जब मोबाइल अलाउ ही नहीं है तो फिर कहाँ से आ गया क्वेश्चन? भूत तो नहीं भेजा है ना भगवान। इंस्टाग्राम किसी आईडी का किसी इंसान को नहीं बनाया होगा, फ़ोटो भी कोई इंसान ही खींचा होगा। आखिर क्यों? बिहार का एडीओ के एग्ज़ाम आप कैंसिल कर दिए, उसके बाद भी तो बहुत सारा एग्ज़ाम मद्य निषेध हुआ है, और कौन कौन ऐसा का सबका तो हुआ है, प्रोहिबिशन वाला का हुआ, सबका सबका पेपर आया है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि आने वाले एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं होगी, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हर छात्र के साथ न्याय होगा। और स्टूडेंट्स का बस यही एक मांग है, हर स्टूडेंट्स का, कोई भी यही चाहेगा कि उसके साथ न्याय हो।
सिर्फ फाकी मारने से, हवाबाजी में बात करने से नहीं होगा। हाँ, 80% लोग हैं जिसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं, लेकिन 20% ऐसे लोग ज़रूर अभी भी है इस देश में जिनको सच क्या है गलत क्या हो पता है और बखूबी जानते हैं। अब उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण वो अपनी आवाज़ को कहीं भी बुलंद कर सकते हैं। उनके पास वो हथियार है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि सोनम वांगचुक सर को रिहा किया जाए, उनके स्वास्थ्य की अगर आपको इतनी ही चिंता है तो उनकी मांगों को सुना जाए और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय की जाए। हम आना नहीं चाहते थे, हम वीडियोस पे बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हम आज सुबह जब हम सो के उठे और जब देखा तो हमसे रहा नहीं गया, फिर हमको मजबूरन आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।